हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रज्ञान क्लासेस। आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ का ये सेवेंथ पार्ट है, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर के वो क्वेश्चंस जो कि 2025 के एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया। एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया की यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो या मेगास्थनीज। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है हमारा मेगास्थनीज। अगर हम इसके बारे में मेगास्थनीज के बारे में देखें तो ये जो मेगास्थनीज था वो एक ग्रीक रूलर का एम्बेसडर था। ग्रीक रूलर कौन सा? उसका नाम था सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसे भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य था मगध का शासक, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वो था चाणक्य। अगर हम मेगास्थनीज के बारे में और देखें तो इसकी एक बुक थी जिसका नाम था, उसकी बुक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका में उसने मौर्य साम्राज्य के उस टाइम पे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, समाज के बारे में लिखा था। इंडिका के अनुसार मौर्य समाज सात सात कास्ट में बटा हुआ था। सोसाइटी जो थी वो 7 कास्ट में बटी हुई थी। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था उसके उसके लिए 30 सदस्यों की एक कमेटी बनती थी, जिसमें कि हर कमेटी में 6-6 मेंबर हुआ करते थे, याद रखिएगा। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच ये जो सेल्यूकस निकेटर था उसके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 305 बीसी में। ठीक है। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हमने अभी अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। किसकी सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम एक कौटिल्य भी मिलता है। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, यानी कि चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य उस टाइम पे तक्षशिला के बहुत ही रिनाउंड टीचर थे और इन्होंने, इनकी जो पुस्तक का नाम था, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमिक्स के बारे में थी, बल्कि अर्थशास्त्र एक किताब का नाम था जिसमें उन्होंने राजनीति के बारे में लिखा था। राज्य कैसे चलाया जाता है, एक राजा का रूल्स क्या होते हैं राज्य करने के, और जो सोसाइटी होती है उसके क्या नियम होते हैं। तो ये सब अर्थशास्त्र में चाणक्य की नीति थी। ठीक है। हमारा, अगर हम बृहद्रथ के बारे में देखें तो बृहद्रथ कौन था? ये लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक बना था बृहद्रथ, जिसकी हत्या एक इसी के मंत्री ने कर दी थी और नया साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। अगर हम अशोक के बारे में देखें तो अशोक के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है हमें। अशोक एक बहुत बड़ा एक एम्परर था, मौर्य साम्राज्य का बहुत ही पावरफुल एम्परर था। ठीक है। ये पहला ऐसा शासक था जिसने इस स्तूप की स्थापना करवाई थी, अभिलेख खुदवाए थे और स्तूपों की स्थापना करवाई थी। एक फेमस स्तूप है इनका जिसका नाम है सांची स्तूप, जो कि कहाँ पर स्थित है? एमपी में। ठीक है। और अगर हम और इसके बारे में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कब इस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो की थी 221 बीसी में। मौर्य साम्राज्य का जो एरिया था वो नॉर्थ वेस्टर्न में एक हिंदू कुश, यानी कि हमारे हिमालय वाला जो एरिया है, हिंदू कुश बोला जाता था उस टाइम पे। तो हिंदू कुश पर्वतों से लेके ईस्ट में बंगाल तक था, तो बहुत बड़ा साम्राज्य था और अशोक ने उसको और भी फैलाया, यानी कि साउथ तक, डेक्कन डेक्कन वाले एरिया तक अशोक मौर्य उसे अपने एम्पायर को लेकर गया था, अपने एक्सपांड किया था एरिया को। जैन ग्रंथ के अनुसार ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त ने अपने लास्ट मोमेंट में, यानी कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, अपने लास्ट टाइम में, लाइफ की लास्ट टाइम में, उन्होंने इसको अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था और संलेखना ग्रहण कर ली थी। कहाँ जाके? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में।
ठीक है, ये वहां पर जाके उन्होंने जैन दीक्षा ले ली थी। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ में, सॉरी स्थूलभद्र के साथ ये संलेखना ली थी इन्होंने और अपने प्राण त्याग दिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य में गुप्त गुप्त प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किस मौर्य शासक को दिया जाता है? बिंदुसार, वृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही जवाब है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में एक व्यापक व्यापक यानी कि बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड जो स्पाई सिस्टम था, गुप्तचर प्रणाली थी, उसको स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और इन्होंने ही सहायता की थी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में। इसको हरा के धनानंद को, नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो जो चाणक्य थे उन्होंने गुप्तचर जो सिस्टम था, स्पाई सिस्टम था, उसे आई एंड ईयर कहा है, जिसे गुप्तचर प्रणाली को। और गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। जो गुप्तचर थे यानी कि स्पाई सिस्टम था, दो प्रकार की थी। एक जिसका नाम था संस्था, जो कि राज्य में एक ही जगह पर रह के पूरा रहकर वहीं पर कार्य करते थे। और दूसरी थी एक संचार, जो कि घूम घूम कर सूचना को एकत्र किया करते थे। यह तंत्र न केवल मतलब बाहरी दुश्मन पर नजर रखता था, बल्कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे या जो करप्शन हुआ करता था, विद्रोह थे, तो उन्हें रोकने की कोशिश भी किया करता था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये अभी हमने देखा था। तो इसका सही जवाब है हमारा 321 में, 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने मगध में जो नंद वंश था, धनानंद, उसका अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये साम्राज्य जो था वो भारत का पहला अखिल भारतीय यानी कि पूरे इंडिया में साम्राज्य माना जाता है। साम्राज्य की जो राजधानी थी, कैपिटल थी जो, वो कौन सी थी? उसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है, उसे उसका राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। और इसी काल में भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वेन्ड एट पाटलिपुत्र बाय हुम? जैसे कि बुद्धिस्ट संगीति हुई थी, बुद्धिस्ट संगीतियां 4 हुई थी। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो आप जरूर जानते होंगे। तो ऐसे ही जैन धर्म में भी 2 संगीतियां हुई हैं, दो जैन काउंसिल हुई हैं, जिसमें कि जो पहली जैन संगीति थी उसका जो आयोजन था वो किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है स्थूलबाहु ने। इनका नाम स्थूलभद्र भी बोला जाता है इन्हें। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन था इन्होंने कब करवाया था? 300 बीसी के आसपास। और कहाँ करवाया था? तो पाटलिपुत्र में। उस टाइम पे जो राजा थे वो थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जैन धर्म को बहुत ही संरक्षण दिया था। और इस संगीति का जो अध्यक्ष मैंने बता चुकी हूँ वो स्थूलभद्र थे। और इसी परिषद में क्या हुआ था कि ये जो काउंसिल थी वो किस लिए फेमस थी? क्योंकि इसी काउंसिल में जो सेकेंड काउंसिल थी, ये जो जैन धर्म है वो 2 मतों में विभाजित हो गया था। ये हमें आज भी देखने को मिलता है। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर के 2 भागों में विभाजित हो गया था। ये जो श्वेतांबर था इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? वो थे स्थूलभद्र इसका नेतृत्व कर रहे थे श्वेतांबर का। और दिगंबर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु वही है जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट टाइम में श्रवणबेलगोला में जाके इन्होंने संलेखना ले ली थी। ये भद्रबाहु के साथ में गए थे। और इसी संगीति में जैन धर्म के जो 12 अंग हैं, इनका संकलन भी इसी टाइम पर किया गया था। कंपाइलेशन जो हुआ था 12 अंगों का वो इसी संगीति में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन शासक के प्रशासन को उसकी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना यानी कि सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में पढ़ें
तो प्राचीन भारत में इन्होंने हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर एक इस्टेब्लिश किया था अपने राज्य में। और ये जो इसका जो मेंशन है ये कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है हमें अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो ये चाणक्य की रचना है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। राजा राजा जो इस जो सिस्टम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में जो राजा हुआ करता था, जो किंग हुआ करता था, वो हर किसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी का और आर्मी का हेड हुआ करता था। ठीक है, प्रशासन को अच्छे रूप से चलाने के लिए जो मंत्रियों को उस टाइम पे तीर्थ बोलते थे। क्या बोलते थे, तीर्थ। किसे, मिनिस्टर्स को, चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो अध्यक्ष थे यानी कि डिपार्टमेंटल हेड हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति जो थी वो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनिस्टर्स की नियुक्ति की जाती थी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे एडमिनिस्ट्रेशन को 3 भागों में बांटा गया था। एक है प्रोविंस यानी कि प्रांत, प्रोविंस, मंडल और आहार, जिसको आज की डेट में हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो ये तीन जो डिपार्टमेंट थे इसमें हमें डिवाइड किया गया था, प्रोविंस, मंडल और आहार, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट, आज की डेट में हम जिसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में मौर्य स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई? तो इसकी ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक और अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब है अशोक। अशोक के बारे में देखिए, सम्राट अशोक बहुत ही पावरफुल और ग्रेट रूलर थे मौर्य साम्राज्य के। इनके शासनकाल में मौर्य वास्तुकला और जो कला थी वो पीक पर थी, चरमोत्कर्ष पे थी अपने। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना एक इन्होंने मोनोलिथिक रॉक पिलर्स स्थापित करवाए थे। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से, जो एक ही पत्थर हुआ करता था उसी से पिलर्स बनवाए थे। पिलर्स बनवाए, इंस्क्रिप्शंस खुदवाए थे और स्तूप बनवाए थे। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने भारत में मैंने बताया कि कई हिस्सों में उन्होंने स्तूप भी बनवाए, जिसमें से कि एक है सांची का स्तूप जो कि एमपी में है, एक है सारनाथ स्तूप जो कि यूपी में है। ठीक है, और अशोक ने बिहार में मतलब बिहार में भी उन्होंने बराबर की गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों की मुख्य शास्त्रीय विशेषता क्या थी? उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियां थी, वे केवल दक्षिण भारत में पाए गए थे, वे कांस्य और चांदी से बने थे और वे अग्नि वेदिका के रूप में कार्य करते थे। तो इसका सही जवाब देखने को हमें मिलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियां थी। अगर हम अशोक के स्तंभों की बात करें यानी कि पिलर्स की बात करें, तो जो उनका जो मेन आकर्षण था, मेन अट्रैक्शन था, तो वो उनके जो टॉप हुआ करते थे, यानी कि जैसे ये एक पिलर है, ठीक है, इसके टॉप पर एक एनिमल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमें, विशेषकर कि जैसे लायन। तो जो सारनाथ में जो हम अशोक का जो हम चिन्ह देखते हैं, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, जो हम शेर देखते हैं, अशोक का जो चिन्ह है, चक्र है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सारनाथ है वो कहाँ पर स्थित है? वो यूपी में स्थित है, जो जिससे हमने नेशनल एम्बलम घोषित कर दिया था। वे स्तंभ पूरी तरह से जो स्तंभ थे वो पूरी तरह से एकाश्मक होते थे, यानी कि एक ही पत्थर से तराशे गए होते थे। ठीक है, काट कर बनाए गए होते थे, और इन स्तंभों पर अत्यधिक चमत्कार पॉलिश का उपयोग किया जाता था। मिरर लाइक पॉलिश की जाती थी, जिससे मौर्य शिल्पकारों की निपुणता हमें देखने को मिलती है। स्तंभों के आधार जो थे, यानी कि जो ऐसे ये स्तंभ है, ठीक है, वो जो टॉप पतले होते जाते थे और जो बेस हुआ करते थे वो मोटे हमें देखने को मिलते हैं। और ये ऊपर हमें एक ना कोई एनिमल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे सारनाथ में लायन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से तराशे गए थे? संगमरमर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन या फिर बेसाल्ट? तो इसका सही जवाब है सैंडस्टोन।
अशोक के जो स्तंभ थे वो मुख्य रूप से मेनली उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, वो चुनार की पहाड़ियों से प्राप्त जो लाल और पीले कलर के जो बलुआ पत्थर होते थे, यानी कि सैंडस्टोन हुआ करते थे, उससे बने थे। कहाँ से हमें मिलते थे? चुनार से। कहाँ से? यूपी से। और पत्थरों को तराशने के बाद उन पर ऐसी मतलब एक अट्रैक्टिव पॉलिश की जाती थी, जिससे कि वो एकदम चमकते हुए दिखाई देते थे। और स्तंभों को देश के सुदूर हिस्सों में पहुंचाने के लिए मतलब दूर दूर तक पहुंचाने के लिए अशोक ने किसकी सहायता ली, किस ट्रांसपोर्टेशन की सहायता ली थी? तो वो नदियों की सहायता ली थी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एक हो गया लौरिया, लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ हो गया, ठीक है। एक रामपुरवा हो गया, और एक सांची, सांची हो गया। तो ये ऐसे कई सारे स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं। एक मैंने सारनाथ का जो स्तूप बताया था, जहाँ से हमने हमारा नेशनल एम्बलम लिया हुआ है, तो ये हमें देखने को मिलता है। लौरिया, जैसे सारनाथ में शेर का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसी लौरिया नंदनगढ़ में हमें मोर का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के कितने मुख्य शिलालेख यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट्स थे या फिर हैं अभी भी? तो इसका सही जवाब है हमारा 14। सम्राट अशोक के जो मुख्य शिलालेख थे यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, वो टोटल 14 थे, ठीक है। जो भारत और उसके आसपास के 8 अलग अलग स्थानों से हमें मिले हैं। अशोक के जो कुल इंस्क्रिप्शंस थे, टोटल इंस्क्रिप्शंस कितने थे उस सम्राट अशोक के? तो वो थे 33, जिसमें कि शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख यानी कि हमारे पिलर्स और स्तूप हम और इंस्क्रिप्शंस, ये हमें देखने को मिलते हैं। अशोक का जो 13th रॉक एडिक्ट है, 13th रॉक एडिक्ट है जो, उसमें हमें किसी की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमें कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 261 बीसी में, जिसके बाद से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और उसी के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और उसी को प्रचार प्रसार किया था। तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें 13वें अभिलेख में देखने को मिलता है। और अगर हम पशु बलि की और जो फर्स्ट रॉक एडिक्ट था, फर्स्ट अभिलेख था, इसमें पशुओं की जो बलि थी उसके बारे में निंदा की गई है। और इन शिलालेखों का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य ऑब्जेक्टिव था, वो धम्म या नैतिकता और लोक कल्याण की भावना को प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी, देवनागरी, तमिल या ब्राह्मी? तो इसका सही जवाब है हमारा ब्राह्मी। सम्राट अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, वो इसमें प्राकृत, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हमें प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि को कहाँ से? बाएं से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट लिखा जाता था। और इसकी जो ये जो इंस्क्रिप्शन थे सम्राट अशोक के, वो सबसे पहले किसने रीड किए थे यानी कि किसने डेसिफर किए थे? तो सफलतापूर्वक डेसिफर किए थे, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी में बार बार पूछा गया है पिछले लास्ट 5 सालों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये कब किया था? 1837 में उन्होंने सक्सेसफुली उसे डेसिफर किया था इंस्क्रिप्शन को, यानी कि पढ़ा था। और उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान में सम्राट अशोक के अभिलेख खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमिक लिपियों में भी मिलते हैं। तो यानी कि इंडिया में हमें प्राकृत और ब्राह्मी में मिलते हैं, और जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है यानी कि जैसे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर हमें खरोष्ठी में, खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमिक, इन लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि की विशेषता यह थी कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विच फॉरेन एलिमेंट स्टेमिंग फ्रॉम अरकेमेनेड पर्शिया इन्फ्लुएंस्ड मौर्यन स्कल्पचर? टेराकोटा का उपयोग, सुस्पष्ट और व्यापक यथार्थवाद, विशिष्ट देवताओं का समावेशन या जटिल नक्काशी कार्य? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोल्ड एंड मैसिव रियलिज्म।
तो मौर्य जो दरबारी कला थी, मौर्य कला जो थी, मौर्य आर्ट था, विशेष रूप से अशोक के टाइम पे, उसके सम्राट अशोक के टाइम पे जो स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की अम, कला दिखाई जाती थी, उसे उसे क्या नाम दिया गया था, उसे कहाँ से लिया गया था, तो वो था हकामनी पर्शियन आर्ट। जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जो हमने नेशनल एम्बलम जहाँ से लिया है सारनाथ से, तो सम्राट अशोक के पिलर्स पर एनिमल्स की जो आकृति देखने को मिलती है उसे हकामनी पर्शियन आर्ट बोलते हैं। और इस प्रभाव के प्रमुख जो लक्षण थे, जैसे कि शीशे जैसी चमकदार पॉलिश या विशाल यथार्थवाद और घंटाघर, जो वही इसके बेसिक बेस है। और अगर हम पाटलिपुत्र में जो हमें इस 80 स्तंभ मिले हैं, विशाल महल की जो एक विशाल महल भी हमें पाटलिपुत्र से मिला है, जो कि मौर्य काल का माना जाता है। उसे उसे जो पर्सपोलिस, यानी कि पर्शिया का पर्सपोलिस महल से उसकी तुलना की जाती है। और अगर हम देखें तो जो पर्शियन पिलर्स हुआ करते थे वो कई पत्थरों के टुकड़ों से बने होते थे, जबकि जो मौर्य स्तंभ थे वो एक पत्थर से बने होते थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था किसमें, पर्शियन आर्ट में और मौर्यन आर्ट में। क्या कि जो पर्शियन पिलर्स थे वो बहुत सारे टुकड़ों से बने होते थे, और जो मौर्य पिलर्स थे वो एक 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 ही पत्थर से तराशा गया होता था। मौर्य कला में फारसी प्रभाव के साथ साथ भारतीय प्रतीकों, जैसे कि कमल हो गया, चक्र हो गया, बैल हो गया, इनका भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है किसमें, मौर्य कला में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मौर्यकालीन पत्थर के स्तंभों पर नहीं पाया जाता था। ऑप्शन है सिंह, बैल, हाथी या गरुड़। तो अगर हम देखें तो सिंह तो हमें पाया जाता था, जो कि हमने सारनाथ से लिया है। बैल भी देखा गया है, हाथी भी देखा गया है, लेकिन गरुड़ गरुड़ नहीं देखा गया। तो गरुड़ सम्राट अशोक के स्तंभों पर नहीं पाया जाता। मुख्य रूप से बैल, मतलब वही सिंह पाया जाता है, बैल पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, और एक अश्व भी पाया जाता है। गरुड़ का प्रयोग जो था वो मौर्य काल के बाद होना स्टार्ट हुआ था, जो कि गुप्त साम्राज्य में स्टार्ट हुआ था। गुप्त साम्राज्य, ये जो गुप्त वंश था, उनका जो राजकीय प्रतीक था, स्टेट एम्बलम था, वो गरुड़ ही था। और सारनाथ के बारे में तो बताया कि मैंने, वहां से हमने नेशनल एम्बलम जो लिया है वो हमने सारनाथ से लिया है, यानी कि जो सिंह का जो स्ट्रक्चर है वो वहीं से हमने लिया है। और जो हाथी है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, वो संकीसा जगह की संकीसा जगह से हमें हाथी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और बैल जो है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, रामपुरवा से। और एक एक जगह का नाम और बताया था मैंने, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, यहाँ से हमें एक मोर और मोर और हाथी, नहीं, रामपुरवा से हमें मोर और बैल, ये ये हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी जो पशु थे वो बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति में एक विशेष आध्यात्मिक महत्व रखते थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के स्तंभ स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार, सारनाथ गुजरात, सांची उड़ीसा, अमरावती मध्य प्रदेश। तो जो सांची है वो मैंने पहले ही बताया था कि ये उड़ीसा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। सारनाथ गुजरात में नहीं, यूपी में है। और अमरावती मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। बचा ये लौरिया नंदनगढ़, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पर स्थित है, बिहार में। और इस यहाँ पर हमें कौन से जानवर की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो बैल और मोर, मेनली बैल देखने को मिलता है। और ठीक है, ये बिहार में कहाँ पर स्थित है, चंपारण चंपारण जिले में ये स्थित है, लौरिया नंदनगढ़। सारनाथ स्तंभ उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है। और जो अमरावती महाराष्ट्र में नहीं, आंध्रा में है। अमरावती कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, जो कि मौर्य वंश का नहीं बल्कि सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है, जो कि बौद्ध कला का बड़ा ही केंद्र था।
और मेरठ और टोपरा में जो अशोक के स्तंभ मिले हैं वो बाद में जाके दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए गए थे। किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा, जो कि हम आगे जाके मुगल साम्राज्य में मुगल्स की क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से राजा ने मौर्य सम्राट अशोक का जो पिलर्स थे जो कि मेरठ और टोपरा से मिले थे उन्हें फिरोज शाह में ट्रांसफर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में रचे गए थे? पाली, अरबी, प्राकृत या अंग्रेजी? तो इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब है प्राकृत में। तो इसके ज्यादातर शिलालेख, सम्राट अशोक के ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो कॉमन पीपल हुआ करते थे, आम जनता हुआ करती थी, उनकी जो कॉमन लैंग्वेज थी वो प्राकृत ही थी। और सम्राट अशोक ने यही सोचा कि अगर मुझे आम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, अपनी बात रखनी है, तो मुझे उन्हीं की भाषा जो कि कॉमन लैंग्वेज है उसी में खुदवाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने प्राकृत का इस्तेमाल किया था। प्राकृत भाषा के लिए भारत में मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता है और बौद्ध ग्रंथ हमें मिले हैं उनकी जो मुख्य भाषा है वो पाली थी। परंतु अशोक बुद्धिज्म अपनाते थे, अशोक बुद्धिज्म का पालन करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पाली से हटकर प्राकृत को अपनी भाषा बनाया। लेकिन हमें सम्राट अशोक के कुछ जो अभिलेख हैं वो हमें अरबी और यूनानी भाषा में भी मिलते हैं। कहाँ से? कंधार, अफगानिस्तान से। भाषा और लिपियों की ये विविधता दर्शाती है कि जो मौर्य प्रशासन था वो स्थानीय संस्कृति यानी कि लोकल जो लोग थे उनके लिए बड़े उनकी तरफ ज्यादा संवेदनशील थे, टॉलरेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शासन कला और राजनीति से संबंधित ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये मैंने पहले आपको बताया, तो इसका सही जवाब है कौटिल्य, इनका दूसरा नाम था चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चामरधारिणी फ्लाई विस्क यक्षिणी की आदमकद खड़ी मूर्ति किस काल की मूर्तिकला परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और शुंग काल। इसका सही जवाब है हमारा मौर्य काल। इसके बारे में हम देखें तो ये जो यक्षिणी की मूर्ति है ये हमें कहाँ से देखने को मिलती है? दीदारगंज पटना, बिहार से प्राप्त जो हुई हमें, तो ये यक्षिणी की मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी है? वो सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से बनी थी। और इस मौर्य काल की ये जो मूर्ति मिली है मौर्य काल की, इस पे पॉलिश भी हो रखी थी। मौर्यकालीन कला दो भागों में विभाजित थी, एक राजकीय कला, ठीक है, जो कि स्तंभ जैसे पिलर्स हो गए, महल हो गए, और एक लोक कला जैसे यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हो गई। यक्ष और यक्षिणी की जो पूजा थी वो तत्कालीन समाज में प्रकृति और फर्टिलिटी के रूप में की जाती थी। और इससे अगर हम प्रेजेंट डेट में देखें तो इसे कहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिला है, तो हमने इसे भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक मूर्ति को पटना संग्रहालय यानी कि पटना म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन जिसमें कि कौटिल्य के अलावा ये विशाख दत्त का नाम भी हमें ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ये जो विशाख दत्त थे इनकी एक फेमस रचना है, इनके बारे में बता दूं तो ये जो विशाख दत्त थे इनकी एक फेमस ऐतिहासिक इन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामा लिखा था जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो इनकी ये इम्पोर्टेंट है बड़े, ये भी मौर्य काल के ही लेखक हैं। तो याद रखिएगा विशाख दत्त की जो रचना थी वो मुद्रा राक्षस थी। और मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।